साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग जो है मतलब डेली करंट अफेयर्स भी कर रहे थे, क्रॉनिकल करंट अफेयर्स भी कर रहे थे और टॉप 100 करंट अफेयर्स भी कर रहे थे। और मतलब ये मानकर चला जा रहा था कि एग्ज़ाम लगभग मतलब आगे चला जाएगा, एक ही शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम होगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। लेकिन अचानक से मतलब हम लोगों के साथ एक तरीके से कह लीजिए कि शासन और आयोग ने मिलकर बहुत बड़ा धोखा किया है। और 7-8 दिसंबर और 22-23 दिसंबर को पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम की डेट फिक्स कर दी है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के साथ। तो उस हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी जल्दी ही। मैं पीसीएस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आरओ के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर आप पीसीएस और आरओ दोनों परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन उसके पहले मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स जो है अब ज़्यादा फोकस परीक्षा तक हम टॉप 100 करंट अफेयर्स पे करेंगे। डेली करंट अफेयर्स तो देंगे ही, लेकिन टॉप 100 करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो पिछले 4-6 महीनों के टॉप 100 करंट अफेयर्स हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना हमारे पीसीएस एग्ज़ाम में और आरओ एग्ज़ाम में ज़्यादा है। पहली बात। दूसरी बात, अब करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम दो यानी 4 पालियों में आप कह सकते हैं कि मतलब एक दिन में 2 पाली में परीक्षा होगी, मतलब 2 दिन में, तो 2 पालियों में कम से कम पीसीएस का पेपर हमारा होने जा रहा है, ठीक है, और 3 पाली में जो है आरओ का होने जा रहा है। तो जहां ये माना जा रहा था कि करंट अफेयर्स के कम से कम 30 टॉपिक या 30 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो हमारा करंट अफेयर्स मतलब हो जाएगा, 30 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, अब वहीं इसको कम से कम ये मान लीजिए कि कम से कम 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम में आएंगे। ऐसा मान के जो तैयारी करेगा, यानी करंट अफेयर थोड़ा और डीपली या विस्तृत कवरेज जो करेगा वही लाभ में होगा। तो इस वजह से क्योंकि टाइम कम है, मैं नोट्स बना के करंट अफेयर्स करवा रहा था, लेकिन अब नोट्स बनाने का समय नहीं रहा। अगर पेपर हमारा 7-8 दिसंबर को होगा तो अब बिल्कुल गिना चुना 28, 29 या 30 दिन बचा हुआ है, तो इतने में नोट्स नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट जो है बुक से ही पीडीएफ तैयार करके आपका करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगा, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 11 नवंबर को लोक सेवा आयोग के गेट पर 11 नवंबर को लोक सेवा आयोग के गेट पर जो धरना प्रदर्शन है, ये पूरी संभावना है कि ये एक मतलब क्रांतिकारी प्रदर्शन होगा, निर्णायक प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। तो जो भी लोग प्रयागराज में हैं या प्रयागराज के आसपास के ज़िलों के हैं, 11 नवंबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग के गेट पर अगर पहुंच सकते हैं तो वो ज़रूर आएँ, अपनी भागीदारी ज़रूर सुनिश्चित करें। ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सबकी लड़ाई है। अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक बार लागू हो गई तो इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि सबकी सामूहिक लड़ाई है। तो इसमें सभी लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एक दुखद समाचार अभी मतलब एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि उनके किसी दोस्त ने मतलब कल नोटिस आने के बाद निराश होकर के सुसाइड कर लिया है। तो भाई लोगों, प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है, ठीक है। देखिए, जो कुछ होगा, लड़ाई है, लड़ा जाएगा, जीता जाएगा, या जो कुछ होगा वो सबके साथ होगा, किसी एक व्यक्ति के साथ तो होगा नहीं। इसलिए हिम्मत रखिए, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है पीसीएस और आरओ का, ये आपके धैर्य की भी परीक्षा लेता है। इसलिए पॉजिटिव रहिए, धैर्य रखिए और पढ़ाई करिए जो आपसे हो सकता है। जीवन से हिम्मत ना हारिए। सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो जीवन में कमाने खाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। आप जिस सिचुएशन में जी रहे हैं, जिस सिचुएशन को आप झेल रहे हैं, वही सिचुएशन मैं भी झेल रहा हूँ, अगला भी झेल रहा है। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत बना के पढ़ाई करना है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ अपनी आवाज़ उठाना है, अपने साथियों का साथ भी देना है, ठीक है।
चलिए फिलहाल करंट अफेयर्स पे आते हैं। देखिए टॉप 100 करंट अफेयर्स में ये एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक उत्तराखंड ने जारी किया है, ठीक है। और ये उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक ग्रास इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, ठीक, मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले पारिस्थितिकी विकास का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से इसको डिजाइन किया गया है। और ये जीपी सूचकांक जो है 4 स्तंभों पर आधारित है, वायु, जल और मृदा तथा वन, ठीक है। वायु, जल, मृदा तथा वन, इन 4 पर्यावरणीय कारकों में अगर सुधार हो रहा है तो जीपी सूचकांक में ऐसा माना जाता है कि वृद्धि हो रही है। और अगर इन 4 कारकों में यानी वायु, जल, मृदा और वन में सुधार नहीं हो रहा है तो ये माना जाता है कि जीपी सूचकांक में गिरावट हो रही है, ठीक है। इसमें मुख्य तथ्य याद करने लायक क्या है कि 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह सूचकांक जारी किया है, ठीक है। नाम इसका है उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। और हमने बताया ही कि उत्तराखंड जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य है, ठीक। और इस सूचकांक को लॉन्च करने का उद्देश्य है पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना। तो ये ध्यान देना है कि इस सूचकांक को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। उत्तराखंड जो है जीपी सूचकांक का आकलन 4 मुख्य घटकों जल, वायु, वन और मृदा के आधार पर किया गया है। उत्तराखंड में जीपी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा, ठीक है। जीपी सूचकांक यह निर्धारित करेगा कि राज्य में विकास परक योजनाओं के साथ साथ जल, मृदा, वायु और वन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और परिणामों के विश्लेषण से भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। तो ये जीपी सूचकांक चूँकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लोक सेवा आयोग बहुत पूछता है और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसने ये किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब परीक्षा में आ सकता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स की अगर बात की जाए तो जो सस्टेनेबल गोल 17 सतत विकास लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं उन्हीं को अचीव करने के दृष्टिकोण से नीति आयोग ये इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। और ये इंडेक्स वर्ष 2014 से जारी किया जा रहा है। कब से? 2014 से। एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत एवं यूएनडीपी इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की पहल है। तो साझेदार कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र भारत और यूएनडीपी इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया की भागीदारी में नीति आयोग इसे जारी कर रहा है। उद्देश्य क्या है? एसडीजीज को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करना, ठीक है। मतलब राज्यों को एक रैंक देना। रैंक से क्या होगा ये पता चलेगा किस राज्य ने एसडीजी को अचीव करने की दिशा में कितना बेहतर कार्य किया है। और जब राज्यों को रैंकिंग दी जाएगी तो इससे राज्यों के अंदर जो है कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। सब अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने या उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे जिससे एसडीजी में सुधार आएगा, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस सूचकांक का उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, जो वही अभी मैंने बताया। साथ ही यह सूचकांक उन संवेदनशील क्षेत्रों और क्षेत्रीय अंतरालों की पहचान करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करता है जिन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, स्मरणीय तथ्य जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि ये 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया है अब की बार वाला एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और ये चौथा संस्करण है, ठीक है। पहला संस्करण 2018 में जारी हुआ था, ये बताया ही गया। ये चौथा संस्करण है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं
सुमन बेरी, उन्होंने इसको जारी किया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का जो केंद्रीय विषय है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, टूवर्ड्स विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। अच्छा, भारत ने विकसित होने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो 2047 तक निर्धारित किया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स का ये चौथा संस्करण है 2023-24, 16 लक्ष्यों एवं 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, इसमें कुल 16 लक्ष्य हैं। वैसे एसडीजी में जो गोल बताए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बताए गए हैं, वो कुल 17 बताए गए हैं, लेकिन ये कुल 16 लक्ष्यों पर आधारित है। 17वां लक्ष्य इसमें गुणात्मक विश्लेषण है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 70 उपलक्ष्य इसमें हैं, 113 संकेतक हैं। इंडिकेटर कितने हैं? 113 हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण के तहत प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजीज पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना की गई है। लक्ष्यवार स्कोर से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र स्कोर या कंपोजिट स्कोर की गणना की जाती है। समग्र स्कोर जो होता है वो 0 से 100 की रेंज में विस्तारित होते हैं। यदि किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को 100 अंक प्राप्त किए गए हैं तो यह दर्शाता है कि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मतलब ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारे टोटल मार्क किसी एग्जाम में 100 होते हैं, तो उनमें से अगर हम जितना ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं, ये माना जाता है कि हमारा प्रदर्शन उतना ही बेहतर रहा है। तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये जो मतलब स्कोर दिया गया है 0 से 100 के बीच में दिया गया है राज्यों को, और जिस राज्य का जितना ज़्यादा स्कोर है उसका प्रदर्शन उतना ही बेहतर माना गया है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र एसडीजी स्कोर के आधार पर निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? एस्पायरेंट है यानी आकांक्षी है, प्रदर्शनकर्ता, परफार्मर, यानी 0 से 49 अंक तक कोई पाता है तो वो आकांक्षी है। 50 से 64 अंक तक कोई पाया है राज्य तो वो परफार्मर है। फ्रंट रनर उस राज्य को कहा गया जिसने 65 से 99 अंक पाए हैं, और अगर किसी राज्य ने 100% अंक प्राप्त कर लिया है तो उसको लक्ष्य प्राप्तकर्ता का दर्जा दिया गया है। एक बार पुनः, 0 से 49 तक एस्पायरेंट, 50 से 64 तक परफार्मर, 65 से 99 तक फ्रंट रनर, और अगर कोई राज्य 100 अंक प्राप्त किया है तो उसको लक्ष्य प्राप्तकर्ता कहा गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कंपोजिट स्कोर 71 दर्ज किया गया। कितना? भारत का कंपोजिट स्कोर है 71 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर भारत का कंपोजिट स्कोर पूछा जाएगा तो 71 है। 2021 और 23-24 के मध्य देश में एसडीजी 1 यानी गरीबी उन्मूलन, और एसडीजी 8 यानी सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, और एसडीजी 13 यानी जलवायु कार्यवाही में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। और इन लक्ष्यों के संदर्भ में भारत अग्रणी यानी फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गया है। किस किस में आ गया है इसका ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या है ये, कौन कौन सा है? एसडीजी 1 यानी गरीबी, एसडीजी 8 यानी आर्थिक विकास, और एसडीजी 13 में क्या है? जलवायु कार्यवाही। ठीक है, तो देखिए जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं ये भी सुमेलित करने के लिए पेपर में आते हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य, और इन्हीं आधार पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग जारी भी करता है। तो ये 17 सतत विकास लक्ष्य जो है आपको याद भी होने चाहिए, इनको याद कर लीजिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये लाइन भी याद रखिएगा कि सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वर्ष 2023-24 में कुल 32 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी की श्रेणी में स्थित हैं। ठीक है, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें से कुल 32 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो है मतलब फ्रंट रनर की श्रेणी में है, अग्रणी श्रेणी में है।
अब देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले अगर 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा सुधार दर्ज किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, स्कोर में वृद्धि 2018 से 2023-24 के बीच में यूपी के स्कोर में कितनी वृद्धि हुई है, तो 25 अंकों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा सुधार दर्ज किया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य ने सुधार दर्ज किया है 21 अंकों का। उसके बाद यूके ने दर्ज किया है 19 अंकों का। उसके बाद सिक्किम ने 18 अंकों का और फिर हरियाणा ने 17 अंकों का। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल एवं उत्तराखंड जो है सबसे आगे हैं। ठीक है, और दोनों का स्कोर 79 है। यानी अगर सबसे ज़्यादा सुधार पूछा जाएगा तो उसमें यूपी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा है। लेकिन अगर एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में टॉप परफॉर्मर कौन सा स्टेट रहा है तो उसमें मतलब सबसे ऊंची रैंक किसको मिली है, तो केरल और उत्तराखंड को मिली है। 79 अंकों के साथ दोनों राज्य शीर्ष स्थान पे हैं। जबकि अगर यूटीज की बात की जाएगी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाएगी तो इसमें चंडीगढ़ सबसे ऊपर है और इसका स्कोर 77 है। ठीक है, अब यहाँ शीर्ष राज्य 5 कौन कौन से हैं या 9 कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। केरल और उत्तराखंड दोनों को मिला के पहला स्थान मिला है, 79 अंक इनका है। उसके बाद तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है, इसका अंक 78 है। देखिए दूसरा अंक स्थान इसीलिए नहीं दिया गया है कि 2 राज्य जो है शीर्ष पर हैं। ठीक है, पहले दूसरे राज्यों का स्कोर समान है तो इनको एक दर्जा दिया गया है। तीसरे स्थान पे या तीसरी रैंक तमिलनाडु को मिली है। गोवा और हिमाचल प्रदेश 77 अंकों के साथ चौथे स्थान पे हैं। सिक्किम और पंजाब 76 अंकों के साथ छठे स्थान पे हैं और कर्नाटक 8वें स्थान पे है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 74वें स्थान पे हैं। तो कम से कम टॉप 5 में कौन कौन से राज्य हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर देखेंगे तो इसने पूछ लिया है कि कौन सा राज्य टॉप 5 में शामिल नहीं है। तो अगर टॉप 5 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं इतना याद हम कर लेंगे तो कौन शामिल नहीं है ये आसानी से हम एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 अंतिम 6 रैंक पे कौन कौन से राज्य हैं तो सबसे खराब रैंकिंग इसमें बिहार की है, 28, 57 इसका स्कोर है। उसके बाद झारखंड है 62 है, फिर नागालैंड और मेघालय 25वीं रैंक है, फिर अरुणाचल है, फिर ओडिशा है और फिर 18वीं रैंक पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो हमारा उत्तर प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में 18वें स्थान पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ। यानी यूपी हमारा जो है बिहार को छोड़ दीजिए जो इसका बॉर्डरिंग कंट्री है, और किसको छोड़ दीजिए, झारखंड को। ठीक है, बिहार और झारखंड को हटा देंगे तो अपने सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ 18वें स्थान पे है। इससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बिहार और झारखंड इसके जो सीमावर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, इनको हटा देंगे तो बाकी अपने सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ ये 18वें स्थान पे है। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का 77 स्कोर है, पहले स्थान पे है। दूसरे पे पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर है। ठीक, और चौथे पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। छठे पे लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली एवं दमन दीव हैं और 8वें पे लद्दाख है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश कुल 8 ही है। अगर राज्यों के प्रदर्शन की बात की जाए तो आकांक्षी यानी एस्पायरेंट श्रेणी में कोई नहीं है, कोई भी राज्य शामिल नहीं है। यानी 0 से 49 अंक किसी राज्य ने प्राप्त नहीं किया है। अच्छा प्रदर्शन या परफॉर्मर में नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार हैं। अग्रणी में ढेर सारे राज्य हैं, इसी में फ्रंट रनर में ही हमारा उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, फ्रंट रनर श्रेणी में ही हमारा यूपी भी है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है फ्रंट रनर में। तो केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड,
सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, ओडिशा और अरुणाचल इसमें शामिल हैं। ठीक, अचीवर में कोई नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि आकांक्षी और अचीवर में किसी राज्य ने स्थान प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, बाकी परफॉर्मर और फ्रंट रनर में स्थान प्राप्त किया है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा कि नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार को छोड़कर बाकी सभी राज्य फ्रंट रनर हैं। ठीक है, नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार को अगर आप हटा देंगे तो बाकी सभी राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में हैं। ये 4 राज्य जो है परफॉर्मर श्रेणी में हैं। तो इससे आपको इन सभी स्टेट को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार याद कर लीजिए कि ये परफॉर्मर श्रेणी में है 50 से 64 अंक वाले में। बाकी सभी राज्य फ्रंट रनर हैं 65 से 99 वाले स्कोर में। लक्ष्य प्राप्तकर्ता कोई नहीं है और एस्पायरेंट भी कोई नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो यहाँ भी एस्पायरेंट कोई नहीं है, परफॉर्मर भी यहाँ कोई नहीं है। यहाँ अग्रणी में चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं दादर नगर हवेली और दमन दीव हैं। ये तो याद करना और आसान हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों को, क्योंकि ये सभी फ्रंट रनर में हैं। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी फ्रंट रनर में हैं। ना तो कोई एस्पायरेंट है, ना तो कोई परफॉर्मर है और ना तो कोई अचीवर है। एसडीजी लक्ष्य आधारित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो लक्ष्य 1 जो गरीबी उन्मूलन है, इसमें तमिलनाडु, दादर नगर हवेली, दमन दीव है। लक्ष्य 2 यानी भुखमरी की समाप्ति में केरल और पुद्दुचेरी है। लक्ष्य 3 यानी अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण में गुजरात और दिल्ली है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में केरल और दिल्ली है। लैंगिक समानता में नागालैंड और लक्षद्वीप है। लक्ष्य 6 की अगर बात की जाए तो इसमें गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसको हम पूरा नहीं करवा रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है हम केवल वही बताएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य 7 वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा वाली श्रेणी में हमारा यूपी शामिल है। चलिए, अगला टॉपिक हमारा जो है संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। 25 जून को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी, क्योंकि 1975 में 25 जून के दिन ही आपातकाल लगाया गया था, आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, तो अगर आपातकाल की बात की जाए तो संविधान के भाग 18 में इसकी इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है वर्णित है, और बाकी सब संविधान की बातें हैं तो वो आप जो है पॉलिटी वाली पूर्वावलोकन से पढ़िएगा। आपातकाल की जो घोषणा हुई थी 25 जून 1975 को की गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लगाया गया था और मार्च 1977 में इसको समाप्त किया गया था। तो 25 जून 75 को लगा था और मार्च 1977 में ये समाप्त हुआ था, और इसी के संदर्भ में संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को यह अधिसूचना जारी की गई है। तो 11 जुलाई ये डेट इम्पोर्टेंट है कि जारी कब की गई, 11 जुलाई को, और 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में भी इसको प्रकाशित कर दिया गया है। तो जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया, भारत के लोगों पर ज्यादतियाँ और अत्याचार किए गए, इसी सिलसिले में मनाया जाएगा। तो संविधान हत्या दिवस में बस इतना ही जानना जरूरी है। एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुने जाने के पश्चात ओम बिड़ला ने 25 जून 1975 की आपातकाल की उद्घोषणा पर एक निंदा प्रस्ताव भी पेश किया था। ठीक है,
लोकसभा में ओम बिरला ने 25 जून 1975 की आपातकाल की उद्घोषणा पर 26 जून को एक निंदा प्रस्ताव पेश किया है। इस दौरान सदन में आपातकाल में आहत हुए देश के नागरिकों का स्मरण करते हुए 2 मिनट का मौन रखा है। ओम बिरला ने भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन को काला अध्याय बताया था, ठीक है, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की धारणा को लोकतंत्र विरोधी बताया गया था। तो ये संविधान हत्या दिवस की खबर है। हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब? 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई इस सिलसिले में, ठीक है। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद 13 महीने बाद हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी, ठीक है। निजाम के शासन के अधीन था हैदराबाद, ठीक। तो जब निजाम के शासन के अधीन था तो पुलिस कार्यवाही की गई। पुलिस कार्यवाही द्वारा यह क्षेत्र, मतलब उसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया जाता है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। तो 17 सितंबर 1948 को यह क्षेत्र भारत का हिस्सा बना, यानी निजाम के शासन से मुक्त हुआ। इसीलिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? 3-4 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक। अगर मंत्रालय पूछेगा किस मंत्रालय ने यह आयोजन किया था, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह आयोजन किया था। और केंद्रीय जो हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में कंप्यूटर क्षमता, आधारभूत मॉडल, डाटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल, स्टार्टअप वित्त पोषण जैसे क्षेत्रों में एआई के विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। और इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभों के अनुरूप है। इस सम्मेलन के दौरान ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की है। ध्यान देना है कि GPAI एक बहुहितधारक पहल है जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। तो GPAI पहल कब लॉन्च की गई थी? जून 2020 में। GPAI के संस्थापक सदस्यों में भारत भी है हमारा। 2024 में भारत GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। GPAI का अध्यक्ष 2024 में, यानी 2024 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। AI प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाने की घोषणा की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। AI पर ऐतिहासिक प्रस्ताव 21 मार्च 24 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ऐतिहासिक प्रस्ताव को अंगीकृत किया। कब? 21 मार्च 2024 को। और यह प्रथम अवसर है जब महासभा ने किसी उभरते हुए क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अंगीकृत किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव को बिना किसी मतदान के सर्वसम्मति से अपना लिया गया है। इसका अर्थ है कि सभी 193 देशों का इसका समर्थन प्राप्त है AI पर ऐतिहासिक प्रस्ताव का, ठीक है। तो 21 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रस्ताव को अंगीकृत कर लिया है। और AI प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाया जाएगा। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वैश्विक AI शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में 3-4 जुलाई को हुआ है। 3-4 जुलाई को नई दिल्ली में AI सम्मेलन हुआ है, ठीक। AI दिवस कब मनाया जाएगा, या AI प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाया जाएगा। और AI पर ऐतिहासिक प्रस्ताव जो पास हुआ था UN असेंबली में, जनरल असेंबली में, वो 21 मार्च 2024 को पास हुआ था। और सभी देशों की सहमति या सभी देशों का समर्थन इसे प्राप्त है, ठीक है। तो इसमें ये 3-4 टॉपिक जो हमने कवर किए हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स वाले, ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जल्दी ही, आज ही इसका अगला पार्ट यानी और टॉप 100 करंट अफेयर्स लेके मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। तब तक आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा।
अच्छा लगा हो हमारा प्रयास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।